सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन मैन एंड मोटरसाइकिल्स। तो बहुत सारे पुराने वीडियोस में आपने देख ही लिया है कि काफ़ी ज़्यादा चल गई है ये बाइक, और अब वो टाइम आ गया है कि थोड़ा परफॉर्मेंस से रिलेटेड मॉड करें। तो काफ़ी चीज़ें एक्चुअली प्लान्ड और ऑलरेडी ऑर्डर्ड भी हैं जो इसको बहुत ही सेक्सी परफॉर्मेंस मॉड देने वाली। बट फिलहाल मेरे पास काफ़ी टाइम से इसका एक एयर फिल्टर पड़ा हुआ है, तो जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो एयर फिल्टर इंस्टॉल करने। तो मैं आपको एयर फिल्टर दिखाता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली अभी तक इस बाइक में जितना भी एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट आपको दिख रहा है ना, वो मैंने सब ऑटोनिटी से खरीदा, और ये भी मैंने ऑटोनिटी से लिया। काफ़ी टाइम से एक्चुअली ले आया था, पहले रखा हुआ था। तो दो चीज़ें पेंडिंग है जो मुझे लगानी है। ये है इसका एयर फिल्टर, और ये है इसकी फोर्क प्रोटेक्टर किट। तो ये प्रोटेक्टर किट है जो आपके इस जगह पे फोर्क पे लगती है, जिससे कि जो गंदगी वगैरह होती है ना, उससे आपकी रबर सील ना डैमेज नहीं होती है। इसको मैं अभी लेटर ऑन द वीडियो दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं एयर फिल्टर के बारे में। सो गाइस, ये है एंगेज कंपनी का एयर फिल्टर, स्पेशली डिज़ाइन फॉर हिमालयन 450 शेरपा मॉडल। ये एक्चुअली में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये एंगेज भी मेड इन इंडिया कंपनी है, सी कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। तो इसलिए कंपेयर टू अगर आप देखोगे तो BMC या फिर K&N से थोड़ा सस्ता पड़ता है। बट क्योंकि अभी BMC या किसी बड़े ब्रांड के एयर फिल्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आई कुड बाई एंगेज या आई कैन बाई वे टू स्पीड्स। सो वे टू स्पीड और एंगेज में मैंने कंपेयर किया, तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा, दोनों अवेलेबल है वहाँ पे एक्चुअली में। अगर आप जाओगे तो आपको दोनों मिल जाएंगे, बट अगर आप दोनों को देखोगे तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। तो मैं आपको उसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, एक एयर फिल्टर है, और ये जो एयर फिल्टर है और जो कंपनी का ऑलरेडी एयर फिल्टर होता है, उसका डिफरेंस ये होता है कि वो पेपर मटेरियल का होता है, और एक्चुअली में आप उसको ना एक लिमिट से ज़्यादा क्लीन नहीं कर सकते और वॉश तो कर भी नहीं सकते हो। ये जो होता है ये बहुत ही हाई क्वालिटी फाइबर का क्लॉथ होता है, जिसको आप इजीली वॉश कर सकते हो, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा बेटर होती है। और इसके अंदर बस एयर फिल्टर है, और मुझे एक्स्ट्रा एक की रिंग मिली है, वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले ना हमको एक्चुअली में टैंक रिमूव करना है, क्योंकि जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो टैंक के नीचे ही है। तो टैंक रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो आप सीट्स रिमूव कर लो। तो ये मैंने पीछे की सीट रिमूव करी, एंड देन ये आगे की। टूल किट निकाल लेता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो टूल किट को मैं किनारे रखता हूँ। तो टैंक को खोलने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे 3 नट खोलने, 1 2 ये 3, और यहाँ पे ना ये क्लिप से लगा होता है। तो मैं ये तीनों नट खोलता हूँ पहले। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें ओपन करने के लिए आपको ना टूल किट में ही टूल मिल जाएगा। तो ये वाला एलन की है, एलन की नंबर 5, जिससे ये वाले सारे नट खुलेंगे। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। मेक श्योर कि जब आप नट्स खोल रहे हो ना, तो हर स्पेसिफिक नट को ना एक अलग अलग बाउल में रख लो, उससे मिक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आपका ये टैंक ओपन हो रहा है ना, तो ये तो आपका ये यहाँ पे ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, पर आपका जो टैंक है ना, ये देख रहे हो, ये आगे से लॉक्ड है। सो आपको क्या करना है, टैंक को ना हल्का सा लिफ्ट करके ना नीचे कुछ लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई ब्लॉक लगाना है, जिससे कि आपको हाथ डालने की जगह मिल जाए। क्योंकि जो होजेज हैं, जो आपका जो फ्यूल पंप का इलेक्ट्रिकल प्लग है, और जो फ्यूल रीडिंग का प्लग है, उसको आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको हल्का सा लिफ्ट करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे एक बॉटल, अभी दिक्कत क्या हो रही है कि मेरा जो फ्यूल टैंक है ना, वो एकदम फुल है इस समय। तो कम से कम 15 लीटर फ्यूल टैंक का वेट है। तो मैं ना ये बॉटल लगाऊंगा वहाँ पे, जिससे कि मुझे ना हाथ डालने की जगह मिल जाए, ऐसे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये देखोगे तो ये आपका जो फ्यूल पंप है और ये जो होजेज है, इनको आपको डिस्कनेक्ट करना है। और ये वायर्स उतने बड़े नहीं है कि आप इसको लिफ्ट कर पाओगे, तो आपको ना हाथ डाल के करना होगा। गाइस, ये फ्यूल पंप है, इससे आपको एक फ्यूल का होज निकालना है। उसके अलावा एक यहाँ पे कपलर है, वो डिस्कनेक्ट करना है। 2 होजेज हैं, एयर होजेज, उनको कपल करना है। और सो गाइस, ये हमारा एयर फिल्टर है। हमको बस ये 3 नट खोलने हैं, और इस तीनों नट को खोलने के बाद ना एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा। तो इसको खोलता हूँ मैं। सो गाइस, ये हमारा कंपनी का स्टॉक एयर फिल्टर है, और ये उसके ऊपर की कैप है। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, अगर आपको ना एयर फिल्टर बदलना नहीं है, पर आपको एक इम्प्रूव साउंड और इम्प्रूव परफॉर्मेंस चाहिए, यहाँ पे ना होल कर दो।
अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा, सो ये है हमारा स्टॉक एयर फिल्टर। ऐसे जब आप देखोगे तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें कुछ अप एंड डाउन नहीं है, मतलब कुछ भी अप एंड डाउन नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हो, आप ऐसे भी डाल सकते हो, बट ये पेपर होता है और पेपर की एयर फिल्ट्रेशन की कुछ लिमिट है और ना ही आप उसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो जो मैंने जो लिया है वो है क्लोथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वाला जो एयर फिल्टर है ये है आपका क्लोथ मटेरियल और इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ये थोड़ा बेटर एयर फ्लो प्रोवाइड करता है और जब आप उसमें इसके एयर कैप में ना होल कर दोगे ना तो और अच्छा काम करेगा। ये देखिए, और देखिए क्या होता है कि आप 3-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर चलाओगे या 8,000 किलोमीटर के आसपास, तो कंपनी आपको बोलेगी कि आप एयर फिल्टर अपना चेंज कर लो। तो इस केस में ना आपको अब ज़िंदगी में एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको धो के लगा सकते हो। आप नॉर्मल इसको डीजल वॉश करके थोड़ा सा ड्राई करके लगा सकते हो, नहीं तो इन फिल्टर्स को क्लीन करने के लिए भी एक सेपरेट टूल आता है। तो ये गया अंदर, आपको इसको अंदर डालने के बाद हल्का सा प्रेस करना और बस आप इसको दोबारा से लगा दो। तो अगर आप एयर फिल्टर नहीं बदलना चाहते हो और फिर भी इम्प्रूव परफॉर्मेंस चाहते हो तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये जो एयर फिल्टर का कैप है ना, आप इसमें ना होल कर दो, जैसे मैंने भी होल किया। एक्चुअली मेरे पास अभी टाइम नहीं था और टूल नहीं था तो होल इतने क्लीन हुए नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी ये सेपरेट पार्ट ऑर्डर किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि सेपरेट पार्ट जो मैंने ऑर्डर किया उसमें अच्छे से क्लीन तरीके से होल करके लगाऊंगा, तो उससे आपकी एयर फ्लो बढ़ेगी और डेफिनेटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और एक और चीज़ मैं छोटी सी टिप देता हूँ कि अगर आप सिटीज़ में रहते हो ना, नॉर्मल बैंगलोर मतलब नॉर्मल प्लेन्स में, तो आप ये कर लो। बट अगर आप कभी लॉन्ग रूट जैसे लेह लद्दाख वगैरह प्लान कर रहे हो ना, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ना ये एयर फिल्टर वाले सेटअप पे ना स्टॉक पे चले जाओ, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे ना जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना, तो स्टॉक एयर फिल्टर वर्क्स बेटर। और इसीलिए मैं सारा स्टॉक पार्ट हमेशा सिक्योर करके रख लेता हूँ, बेचता नहीं हूँ। तो फिलहाल मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ। तो ये मेरा एयर फिल्टर का कवर इंस्टॉल हो गया। अब मैं टैंक को वापस इंस्टॉल करूँगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए। सो ये जो है ये 2 होज वॉल्व्स हैं। ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर का प्लग है और उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो फ्यूल गेज का क्लिप लगता है। सबसे डिफ़िकल्ट होने वाला ये फ्यूल होज वॉल्व्स, दोनों अलग अलग डायमीटर के हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तरह से ये सेटअप है ना पूरा, इतना हाथ डालने का जगह नहीं होता और मेरा फ्यूल टैंक ना ऑलरेडी फुल है। इतनी आसानी से लगता तो हर कोई नहीं कर लेता। सो गाइस, निकालना जितना मुश्किल है ना, इसको लगाना उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे जब फिट होती है तो एक क्लिक साउंड आती है। तो आपको बस लगाना है और क्लिक 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 चेक करते रहना। पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, जो फ्यूल पंप है उसकी जो होज है, उसकी जो नोज़ल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो टैंक को निकालते बैठालते टाइम में उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और मैंने आज एक गलती करी थी कि मेरा फ्यूल टैंक पूरा फिल अप था और मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। आज ये लेसन ले लिया है मैंने। आप भी कोशिश करना कि अगर आप खुद सिंगल ही काम कर रहे हो तो कोशिश करेगा कि फ्यूल टैंक आपका खाली ही हो। उससे क्या होगा कि एक तो फ्यूल टैंक का वेट कम हो जाता है ना, तो आपको मैनेज करना ईजी है। अभी मैं क्या करूँगा, फ्यूल टैंक को अपनी जगह पे बैठा लूँगा, बट मैं कसूँगा नहीं, एंड आई विल स्टार्ट द बाइक एंड चेक कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये देखिए, ये नट्स जो है ना, ये एकदम सही जगह पे अलाइन हो गए। और मैं ना बाइक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पर बाइक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक टिप देता हूँ कि कभी भी ना आप कुछ ऐसी चीज़ चेंज करिए, जैसे कि आपने एयर फिल्टर चेंज किया या फिर आप एग्जॉस्ट चेंज करिए या फिर आप डीकैट पाइप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं जो एयर टू फ्यूल रेशियो है ना, जो इंजन में जाने वाला है, वो ऑल्टर हो जाता है। और आप इस वजह से आप गाड़ी को स्टार्ट करते ही तुरंत रेव कभी मत करिएगा। गाड़ी को स्टार्ट करिए और 5 से 10 मिनट आइडल पे छोड़ दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूँ
और 5 से 10 मिनट में आइडल पे छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अगर सब कुछ सही काम कर रहा है तो मैं टैंक को असेंबल कर दूंगा और फिर आई गो फॉर अ स्पिन एंड आई टेल यू द फीडबैक कि क्या चेंज हुआ है। तो लेट्स सी। सो थैंक गॉड बाइक तो स्टार्ट हो गई है, मतलब मैंने सब कुछ सही से लगाया है। और इसका जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, इसका टैंक इंस्टॉल करना ना उतना ईजी नहीं है जितना कि प्रीवियस हिमालय या मेरी कॉन्टिनेंटल जीटी का था। और फिर वो 17 पूरा का पूरा टैंक फुल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा टैंक फुल है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, पर कोई नहीं, मैंने कर लिया है। अब मैं टैंक, जब तक मेरी बाइक आइडल कर रही है, मैं टैंक को फिट कर दूँगा और सब कुछ पैक करके देखता हूँ। सो गाइस, ये मोटोटॉर्क के फोक प्रोटेक्टर्स हैं एंड आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल देम। तो जब तक मेरी बाइक आइडल हो रही है थोड़ी देर, आई विल इंस्टॉल देम एंड आई विल शो यू टू यू। वेलक्रो से रहता है फिटेड, सिंपली यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन द वेलक्रो। जो वाइड पार्ट है उसको ऊपर रखना है आपको, पहले इसको क्लीन कर लीजिए तो बेटर है। और इसके बाद जस्ट पुल इट एंड स्ट्रैप इट, जिससे कि ये ऊपर और नीचे मूव ना करे। यू हैव टू यू कैन एंड देन रोटेट इट। ये इंस्टॉल कर दिया मैंने। अब ये बेसिकली एक आई मीन इसका कोई कंपलसरी पार्ट भी नहीं है कि आपको इंस्टॉल करना ही करना है। काफ़ी प्रोटेक्शन है ऑलरेडी बाइक में। ये बस क्या करता है कि आपकी जो यहाँ पे एक रबर सील होती है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल एलिमेंट से। और इन केस, वर्स्ट केस, मतलब आपके ये ऑयल लीक वगैरह कुछ हो रहा है ना, तो काफ़ी हद तक ना ये आपकी ऑयल लीक को ना यहाँ आपको पहले ही नोटिस हो जाएगा और ये इस तरह से लीक होकर यहाँ नहीं पहुँच, ब्रेक कैलिपर पे पहुँचने नहीं देगा। सो मैंने करीब 10-15 मिनट आइडल कर लिया बाइक को। मैं बाइक को दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको साउंड दिखाता हूँ बाइक की। बाइक को आइडल कंडीशन में देख रहा हूँ तो कोई खास साउंड में फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा साउंड का नोट डीप ज़रूर लग रहा है, बट ऐसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है साउंड में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अब मैं बाइक को चला के देखता हूँ कि क्या साउंड डिफरेंसेस आ रहा है और क्या परफॉर्मेंस डिफरेंस आ रहा है, फिर मैं आपको उसका फीडबैक देता हूँ। सो गाइस, कल मैंने करीब 5 से 6 किलोमीटर बाइक चलाई आफ्टर फिल्टर चेंज, बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा 20-25 किलोमीटर चला लूँ और फिर मैं आपको एक ओपिनियन या फीडबैक दूँ कि कैसा बिहेव कर रहा है। तो करीब फ़िल्टर इंस्टॉल होने के बाद मैं ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के आसपास चला लिया हूँ। मतलब नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में भी चला और थोड़ा एम्प्टी रोड में मैंने बाइक को स्ट्रेच भी किया है। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है जो बहुत एपरेंट है कि जो आइडल का जो आरपीएम है ना, वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है। मतलब नॉर्मल केसेस में मैंने देखा है कि आइडल का आरपीएम जो होता है वो थोड़ा 1500 से ऊपर रहता है, बट जब से एयर फिल्टर चेंज हुआ है स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद आइडल का आरपीएम में ड्रॉप हो जाता है और 1200-1300 आरपीएम के आसपास आ जाता है। सो मैं साउंड चेंजेस की अगर बात करूं तो जो टिपिकल लो आरपीएम पे जो रंबल होती है ना एयर फिल्टर की बॉक्स की, वो डेफिनेटली अपरेंट है। ऐसे आप खड़ी करके ना आइडल पे देखोगे तो नहीं फील होता है, बट जब मैं बाइक को चलाता हूँ तो मेरे को फील होता है कि लो आरपीएम पे और हाई आरपीएम पे भी, लाइक 3,500-4,000 आरपीएम के ऊपर भी मेरे को एग्जॉस्ट नोट और इंजन नोट में ना डिफरेंस फील हो रहा है। मोर डीपी और मोर प्लीजिंग टू ईयर्स। जितना मैं कल से चला रहा हूँ परफॉर्मेंस में मैं आपको बताऊँ तो 2,500 से 4,500 आरपीएम 5,000 आरपीएम के बीच में तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है परफॉर्मेंस में। लेकिन हाँ, बिल्कुल लोअर डाउन ना हल्का सा बेटर टॉर्क फील हो रहा है मुझे। लेकिन 4,500-5,000 के ऊपर बाइक बहुत अच्छा पुल कर रही है। मतलब ऑलरेडी हिमालय का ना जो पुल था ना वो बहुत अच्छा था। इसको लगाने के बाद ना 5,000 आरपीएम के बाद आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि एक्सेलरेशन बेटर हुआ है। तो गाइस, रेस डायनामिक्स ने इसका डायनो टेस्ट किया हुआ है और इस एयर फिल्टर के डायनो टेस्ट की रिपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देखो तो आपको डिफरेंस लगेगा कि परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एयर फिल्टर से डिफरेंस आता भी नहीं है। मतलब आप इस मान के चलो कि कहीं ना कहीं 0.5 to 1 bhp का
टोटल आउटपुट और थोड़ा सा टॉर्क बेटर हो जाता है बस। सो मैं कल से मोस्टली ये फ्यूल कंजम्पशन का विजेट एनेबल करके ही ड्राइव कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कि फ्यूल कंजम्पशन में क्या चेंजेस आए होंगे। आइडियली ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा बहुत ड्रॉप तो आया ही होगा, बट बहुत अर्ली होगा अभी कुछ कंक्लूड करना। जो आईसी इंजन होता है ना, इसमें जो इनपुट होता है ना वो होता है आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर। तो दो इनपुट प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूल एंड एयर, और जो आउटपुट होता है वो होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन एंड हीट। सो जब आप इनपुट का रेशियो ऑल्टर करते हो ना, जो कि एयर ऑल्टर किया, और उसके बाद ना कहीं जो बाई प्रोडक्ट है वो चेंज हो गई होगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट में ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बेटर टॉर्क या बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, तो देर आर चांसेस कि आप ना सिटी में लोअर आरपीएम में ना ज़्यादा हीट फील करो। बट ये सब हाइपोथेटिकल है, और अभी तक तो मैं चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा हीटिंग इश्यूज़ में कोई बहुत डिफरेंस नहीं फील हुआ, क्योंकि कल मैंने ट्रैफिक में भी चलाया था तो मुझे पहले जैसा ही मतलब लग रहा था कि उतना ही बाइक हीट कर रही है। बट यू नो आई थिंक अगर आप एयर फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर आपको हीटिंग कम ज़्यादा स्टार्टिंग में कुछ दिनों में फील हो रही है तो उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप एयर फिल्टर चेंज कर रहे हो, प्लस अगर आप वो होल कर रहे हो जो एयर फिल्टर के कैप में होल गया, तो आप मेक श्योर करो कि आप फिल्टर को तो थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लीन करा लो, एटलीस्ट लाइक 1500 to 1600 किलोमीटर्स पे एक बार। उसका रीज़न क्या है ना कि अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हो ना तो थोड़ा ज़्यादा छोटे माइन्यूट डेब्रीज जाने के चांसेस हैं, तो क्लीन होता रहेगा ना तो बेटर रहेगा। अगर आप नोटिस करो कि आपको डेब्री फील हो रही है ना, देन आप उसको स्वैप ही कर दो। हिमालयन को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे तो लग रहा है कि 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे अब तक, बट फिर भी ना बैंगलोर में बहुत सारी हिमालय बिकी हैं। आज भी एक ट्रैफिक सिग्नल में मैं रुकता हूँ ना तो ये उतना ही अटेंशन ग्रैब करती, क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस है ना बहुत अच्छा है। इट लुक्स लाइक अ बिग बाइक। अगर आप ना एयर फिल्टर या फिर डी कैट पाइप या फिर एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगवा रहे हो, देन डेफिनेटली ये चीज़ें ना ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड आपकी वारंटी वॉइड करती हैं। तो आपको क्या करना है ना, इनकेस अगर आपने इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप अपना ना स्टॉक पार्ट्स हमेशा रिटेन करके रखो, उनको कभी सेल ऑफ मत करिए, उनको संभाल के रखिए। और अगर आपको कोई वारंटी रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं ना, देन व्हाट आई रिकमेंड कि आप अपने घर पर या किसी मैकेनिक के पास जाके अपने बाइक को ना स्टॉक में वापस लेके आइए, उसके बाद ही आप सर्विस सेंटर लेके जाइए। सो गाइज मुझे लगता है कि जो एयर फिल्टर स्वैप करना ना ये कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो रॉयल एनफील्ड का जो OEM एयर फिल्टर होगा ना वो भी 800 से 1000 रुपये का होगा। मुझे एग्जैक्ट प्राइस श्योर नहीं है, बट मुझे लगता है कि 800-1000 रुपये से कम का नहीं होगा। और अगर आप उसको ना 10,000 किलोमीटर पे अगर एक बार स्वैप कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आपने बाइक 50,000 किलोमीटर्स भी ओन करी है ना, तो भी आपके 5 एयर फिल्टर स्वैप हो गए और आपने अराउंड 5,000 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। पर जो आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर होता है ना, उनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार, वो आप इजीली उनको ओपन करके क्लीन करके लगा सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास जो R15 थी वो मैंने 2012 में उसमें K&N एयर फिल्टर लगाया था, और अभी वो 80,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल गई थी, और मैंने आज तक उसमें एयर फिल्टर चेंज नहीं किया। मैं वही K&N का फ़िल्टर एवरी 2500 किलोमीटर पे क्लीन कर करके लगाता आया हूँ। सो ऑनेस्टली का जो परफॉर्मेंस और जो साउंड में ना जो सटल चेंज हुआ है ना, बहुत ही थोड़ा सा सटल चेंज है, लेकिन मैं उसको जेन्युइनली बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। फिर मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर या आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट रहते हैं ना कहीं जो इनपुट आउटपुट का रेशियो है ना आपके इंजन में, उसको ऑल्टर करते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप ना बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हो ना, मोस्टली मनाली के आगे की बात कर रहा हूँ मैं, आप ना अपना एयर फिल्टर और एग्जॉस्ट वापस स्टॉक में ले लो। उसका रीज़न ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो अपनी व्हीकल को ऑलरेडी इस कंडीशंस पे चेक कर देते हैं, टेस्ट करते हैं, और वी डोंट नो कि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स उस लेवल पे कैसा परफॉर्म करेंगे। तो बेटर यही रहेगा कि जब अगर आप कभी मनाली ले वगैरह की ट्रिप प्लान करो ना, स्टॉक फॉर्मेट पे लेके फिर जाओ, आपका माइलेज वगैरह भी अच्छा आएगा लॉन्ग ट्रिप पे, और एक रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मुझे पर्सनली तो यही लगता है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एंगेज एयर फिल्टर के बारे में या फिर वे टू स्पीड एयर फिल्टर के बारे में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो आई ट्राई टू आंसर इट, एंड if possible I might make a video as well. So guys, please do like, share and subscribe our video. It means a lot, and keep riding, ride safe. Bye bye.